हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग काटसा लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे कि काटसा लॉ होता क्या है। ठीक है, ये अमेरिका का एक फेडरल लॉ है। ठीक है, जो रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन लगाता है। ठीक है, ये सैंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इंडिया पर कैसे इम्पैक्ट डालता है। जबकि ये तीन देशों पर अमेरिका सैंक्शन लगाता है, तो इंडिया पर इम्पैक्ट कैसे डालता है, ठीक है, उस पर असर कैसे पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग दो वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। एक है एग्रीमेंट, एक है कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी दो देश या अधिक देशों के साथ या दो पार्टी या दो इंडिविजुअल के साथ कभी भी होता है तो एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में। उसके बाद हम लोग काटसा को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग दो वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। एग्रीमेंट कहता है इज सिंपली एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ठीक है, और एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि सिंपली यहां पे आप समझ सकते हैं कि किसी ने प्रपोजल दिया। ठीक है, प्रपोजल देने के बाद उसमें कंसिडरेशन हुआ और प्रॉमिस हो गया। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एग्रीमेंट कहलाता है। सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, किसी ने प्रस्ताव दिया, ठीक है, उसमें सोच विचार हुआ, फिर उसमें प्रॉमिस हो गया, तो वो एक एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके फादर, ठीक है, आपको कहा कि आप अगर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से या फिर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो मैं आपको एक लैपटॉप दिलाऊंगा। ठीक है, ये आपके पिता ने आपसे वादा किया, प्रॉमिस किया। लेकिन क्या होते हैं, जब आप पास कर जाते हैं, अच्छा मार्क्स ला लेते हैं फर्स्ट डिवीजन से, लेकिन आपके पिता कहते हैं कि बेटा अभी कंडीशन ख़राब है, अभी हम आपको नहीं दिला सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं कि मेरे पिता ने कहा था कि हम आपको लैपटॉप दिलाएंगे, तो लैपटॉप नहीं दिलाया, तो क्या आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 to 35, इसमें जो फंडामेंटल राइट है इसका अगर वायलेशन होता है किसी भी प्रकार से, स्टेट के द्वारा, आदमी के द्वारा, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और उसे लागू करवा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये इनफोर्सेबल होगा। लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जाइए या फिर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जाइएगा तो वो आपका जो जस्टिसेबल नहीं है, इनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से एग्रीमेंट कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के द्वारा लागू किया जा सकता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का वायलेशन होता है तो कोर्ट लागू करेगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। एक मैंने नोट लिखा है। ठीक है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, मतलब कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होते हैं अनुबंध। ठीक है, और एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। ठीक है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट हैं। ठीक है, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे जो एग्रीमेंट है, समझौता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, यहां पे एक डिफरेंट आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी अगर प्रपोजल दिया, फिर प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन हुआ, तो एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस इनफोर्सेबल, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वेरी सिंपल वे में आप समझ सकते हैं इसको। यानी अगर एग्रीमेंट है वो अगर कोर्ट के द्वारा लागू किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग काटसा को डिस्कस कर लेते हैं कि काटसा क्या होता है। ठीक है, काटसा न्यूज में इसलिए है कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है जेम्स ऑस्टिन, वो भारत आए थे। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि हमें उम्मीद लगी कि हमें जो है S-400 में कुछ छूट मिल सकता है। ठीक है, दबाव कम हो सकता है। ठीक है, फिर अभी क्या हो रहा है, जो रसिया के विदेश मंत्री है, ठीक है, सार्गे लाव्रोव, वो भारत आ रहे हैं। ठीक है,
इससे हमें और थोड़ा उम्मीद लग रही है कि हमको जो है S-400 मिल सकता है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो चलिए हम लोग जो है काटसा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो है फुल फॉर्म, ठीक है, द काउंटरिंग अमेरिकन्स एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन, ठीक है। मैं एक एक वर्ड को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि उसका मतलब क्या होता है। जो काउंटरिंग होता है इसका मतलब होता है विरोध, ठीक है, विरोध जताना, अमेरिका। उसके बाद होता है एडवर्सरीज। एडवर्सरीज का मतलब होता है जैसे एनिमी देश हो गया, ठीक है, दुश्मन देश हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो है ऑपोजिशन इन कंपटीशन, ठीक है, थ्रू सैंक्शन, ठीक है। सैंक्शन का मतलब होता है लिमिटेशन, जो बिजनेस कर रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसमें वो लिमिटेशन लगा देता है, ठीक है। कोई भी सैंक्शन का अर्थ होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट लिमिट्स बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट विद अ पार्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो ये सैंक्शन लगाया जाता है। को देख लेते हैं, ठीक है। काटसा 2 अगस्त 2017 में लॉ बना था, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के समय ये कानून बना था, ठीक है। जनवरी 2018 से लागू है, ठीक है। व्हाट इज काटसा, ठीक है, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। काटसा इज एन यूएस फेडरल लॉ, ठीक है, दैट इम्पोज सैंक्शंस अगेंस्ट रसिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रिम रिन करके आप इसको याद रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, ईरान हो जाएगा और नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। इन 3 देशों पर क्या करते हैं, सैंक्शन लगाते हैं अमेरिका, ठीक है। इस पर वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में अमेरिका अपने आप को शक्तिशाली देश मानता है, ठीक है, सबको इसे शक्तिशाली देश मानता है। और उनका कहना है, अमेरिका का कहना है कि मैं सैंक्शन इसलिए लगाता हूं ताकि जो है शांति बना रहे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ज़्यादा हथियार का भी अगर सप्लाई होता है तो क्या होता है, वो शांति को भंग कर सकता है, इसलिए मैं सैंक्शन लगाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, दिस एक्ट प्रिवेंट्स ट्रेड पार्टनर्स ऑफ द यूएस इन एंट्री इनटू बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स विद दीज 3 नेशन, यानी रसिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ये जो सैंक्शन लगाया जाता है, ये जो धारा है काटसा का, ठीक है, 231, ठीक है, इसके तहत सैंक्शन लगाया जाता है, ठीक है। और 3 चीज़ों पर ज़्यादा वो सैंक्शन लगाते हैं, ठीक है। सीरियस इम्प्लीकेशंस रिगार्डिंग 3 इवेंट्स, ठीक है, कौन कौन से हैं। ईरान पर वो लगाते हैं, ईरान्स न्यूक्लियर मिसाइल्स प्रोग्राम पर, ठीक है। कर्बिंग रशियन इन्फ्लुएंस, ठीक है, रसिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्थ कोरियाज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, इस पर सैंक्शन लगाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल है जो हम रसिया से खरीदना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि जो है हमारा जो कॉमर्शियल एंड डिफेंसिव कॉन्ट्रैक्ट जो है रसिया और ईरान के साथ बना हुआ है, ठीक है, जिस वजह से हमको ये इफेक्ट करता है, ठीक है। वो जब रसिया पर सैंक्शन लगाना चाहता है, ठीक है, कि आप S-400 इंडिया को नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ किसके साथ, रसिया और ईरान के साथ। तो रसिया से अगर हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हम पर ये इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। ओवरऑल ये जो काटसा है वो इंडिया पर जो है इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। क्यों डालता है, क्योंकि हमारा जो कॉमर्शियल और डिफेंसिव जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रसिया और ईरान के साथ बना हुआ है। इस वजह से हम पर क्या है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब भी हम कोई चीज़ वेपन्स वगैरह खरीदने जाते हैं, जैसे कि अभी S-400 हम खरीदना चाहते हैं रसिया से, तो अमेरिका क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल काटसा था। काटसा के बारे में हम लोग सिंपल वे में समझने की कोशिश की। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू स्टे